देखो लास्ट क्लास तक हमने आप भाव प्रिंसिपल देखा था, है ना। आपको आप भाव ने क्या सिखाया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया था, ठीक है। आपको सबसेल की एनर्जी के बारे में बताया था, है ना। आपको अगर सबसेल की एनर्जी पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे, ठीक है। हमने क्रोमियम और कॉपर के केस के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, समझ रहे हो। तो क्रोमियम में क्या था, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। लेकिन आपको पता है कि किसी भी ऑर्बिटल में या तो आप फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन कर दो, है ना, ऑर्बिटल को फुल फिल्ड कर दो, या हाफ फिल्ड कर दो एग्जैक्ट, तो दोनों ही केस में क्या होता है? स्टेबल। तो क्रोमियम में क्या था? D4। तो आपने क्या बनाया था? एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन भेज के D5 किया था, ठीक है। और कॉपर के केस में भी क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी के पास कितने थे? 9। एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन भेज के आपने D10 किया था, है ना, वो आपको पता है, ठीक है। एक दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज और करते हैं, फिर हम नए कंसेप्ट से लेकर चलते हैं आपको। चलो एक और दे रहा हूं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करके दो। जिंक का करके दो। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। एक जिंक ले लो आप और एक ले लो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। इन दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। कितना है जिंक का? क्या है? 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 3s2 3p6 4s2 4s2 के बाद क्या आता है? 3d। ये आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी के अंदर कितने हैं? 10। या तो आप ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड करो या फुल फिल्ड करो, तो डी में मैक्सिमम 10 रह सकते हैं। 10 के 10 है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम का क्या है आपके पास? 1s2 2s2 2p6, वेरी गुड, 3s2। ये भी क्या आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये तो सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर मैं जिंक के केस में सेल के अंदर लिखूं 288 की फॉर्म में, मैग्नीशियम के अंदर लिखूं सेल के अंदर, तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम और जिंक के अंदर तो जानते हैं सबसेल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो सेल के अंदर लिख सकते हैं। सेल जो कॉमन पड़ती है उसकी पावर जोड़ देते हैं, तो ये आपकी कॉमन नहीं है तो 2, ठीक है, कॉमा सेकंड दोनों सेल के हैं सेम है ना, उसकी पावर ऐड हो जाएगी, यहां भी सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा? 8,8, ठीक है। फिर यहां पर देखो 8 नहीं होगा थर्ड सेल में, थर्ड सेल ये भी थर्ड सेल है, थर्ड में कितना आएगा आपका? 18, ठीक है, कॉमा फोर्थ में कितना है? 2। ये आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेल के अंदर, और ये है सब सेल के अंदर। तो मैग्नीशियम का क्या होगा? फर्स्ट सेल में 2, कॉमा सेकंड सेल में कितने? 8, कॉमा थर्ड सेल में कितने? 2। तो मैग्नीशियम का सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, और जिंक के अंदर क्या है आपका? ये समझ रहे हो। चलो इसको इरेज करते हैं, आज नए टॉपिक से मिलते हैं जिसका नाम है हुंड एक्सक्लूजन रूल, सॉरी हुंड प्रिंसिपल लिखो, एक्सक्लूजन तो पाउली का होता है। हेडिंग डालो हुंड प्रिंसिपल। तो सबसे पहली चीज अबाव प्रिंसिपल तो आपको क्या सिखाता है? अबाव प्रिंसिपल आपको सिखाता है सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना। अबाव प्रिंसिपल क्या सिखाता है आपको? सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना। या आप कह सकते हैं कि अबाव प्रिंसिपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता है। कहां? सबसेल के अंदर। आप जानते हैं सबसेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। कल हमने बात किया था ना
सबसे पहले आपका सेल होता है, फिर उसके अंदर सबसेल आती है ना, सबसेल, सबसेल के अंदर क्या होते हैं आपके ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल। तो सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना किसने सिखाया? अब्बाऊ ने। आज हम इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं सबसेल के अंदर ही क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं आपके पास? एस ऑर्बिटल हो सकता है, एस में ओनली कितना, एस सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है? एक। पी के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, ठीक है। और डी के अंदर कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सबसेल है। एस सबसेल के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, डी सबसेल के अंदर कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एफ सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 4 5 6 और 1 7। तो सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अगर आपसे पूछे तब तो आप अब्बाऊ रूल लगाएंगे, है ना। लेकिन सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होती है, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो उस टाइम आपका हुंड का रूल लगेगा, ठीक है। तो हुंड क्या बोलता है? हुंड कुछ नहीं बोलता है। हुंड ये बोलता है कि जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे, बोलता है, ठीक है, जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे, बोलता है, जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर, बोलता है वो सबसे पहले। उसके बाद पेयरिंग करना बोलता है। मतलब मैं समझा क्या रहा हूं, अगर मैं इनको इरेज कर दूं, ये कर सकते हो ना कि सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हुंड रूल क्या बताता है? इन्हीं ऑर्बिटलों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है। तो वो बोलता है, हुंड आपसे बोलता है कि जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे, बोलता है, मान लो आपके पास 2 पी ऑर्बिटल है, सपोज पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल है सपोज, ठीक है। पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। अगर मान लो हुंड रूल लगाना है, तो सबसे पहले अगर इस पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबसे पहले हुंड बोलता है कि जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, यहां पर कितने ऑर्बिटल हैं आपके पास? 3 ऑर्बिटल्स। जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल हो, बोलते हैं वो, हुंड बोलता है कि जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, बोलता है वो, ठीक है। भरो, फिर एक भर दिया, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। उसके बाद पेयरिंग करो, बोलता है। ये P6 के लिए ये वाला केस बनेगा। अगर P में सपोज 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक भरा, फिर पेयरिंग की, ठीक है। मान लो P के अंदर आपके पास 5 है, P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑर्बिटल तो आपको पता ही, ये है आपका P के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलता है हुंड? सब ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर क्या करो? पेयरिंग। सब में एक एक आ गया, अब कितने बचे? 2। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर दो, ठीक है। मान लो P के अंदर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो P4 है, तो क्या करोगे? हुंड के हिसाब से सभी में एक एक, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, ये बोलता हूं, ठीक है। मान लो आपके पास P के अंदर 3 है, ठीक है। P के अंदर 3 कैसे होगा आपके पास? ये आपके पास 3 ऑर्बिटल, 1 2 और 3। गलती मत करना आप। इस केस में जैसे मान लो इस केस में क्या कर सकते थे आप, मैं बता रहा हूं। P3 है सपोज, तो आपके हिसाब से ऐसा भी तो हो सकता था, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, हो गया थी। ये तो खाली है ना। तो सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, बोलता हो। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। ये वाला हुंड के हिसाब से क्या है? गलत। P3 के केस में क्या होना चाहिए? आप ऐसा मत कर देना, एक ऑर्बिटल खाली मत कर देना, ठीक है। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब, हुंड के हिसाब से ये कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों को अनपेयर्ड ही रहने दो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो, कहता है, ठीक है। तो 3 के केस के लिए अगर सभी ऑर्बिटलों को आपने क्या किया, यहां पर सभी में क्या किया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, आपके यहां पर क्या है? पेयर कर दिया, ये गलत हो जाए। हुंड कहता है कि सभी ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद आप क्या करो? पेयरिंग करो। तो ये वाला गलत है, ये वाला क्या सही है? वैसे ही डी ऑर्बिटल के लिए भी ऐसा ही होगा, है ना। और एफ ऑर्बिटल के लिए भी क्या होगा? कुछ ऐसा ही रूल चलेगा, समझ लो। पहले स्टेटमेंट को लिखो, हेडिंग डालो हुंड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हुंड प्रिंसिपल के अंदर लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन नेवर मतलब कभी नहीं, इलेक्ट्रॉन नेवर पेयर अप, इलेक्ट्रॉन नेवर पेयर अप until each orbital of a given subcell contain one electron, until each orbital of a given subcell contain one electrons। ठीक है, तो सबसेल ये लिख लिया ना, तो ये बोलता है कि तब तक ऑर्बिटल पेयर अप नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन के थ्रू जब तक सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड ना हो। पेयरिंग कब होगी? जब सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, चलो एक आपके सामने कुछ चीज लिख रहा हूं, आप बताना हुंड के हिसाब से सही है या गलत है। वही आपको एग्जाम में पूछता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे, या तो हुंड प्रिंसिपल पूछेगा जो मैंने लिखवा दिया वही लिखना। लेकिन दूसरी चीज हुंड के हिसाब से क्या होना चाहिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ठीक है, तो डी के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल के अंदर, तो डी में आपके हिसाब से कौन से हिसाब से सही होगा? 1 2 3 4 5 और एक मैं यहां पर बना रहा हूं, कौन सा सही है हुंड के हिसाब से आपको बताना है। 3 4 5 कौन सा वाला सही है? ये वाला ना। क्यों? क्योंकि हुंड क्या बोलता है कि सबसेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल के अंदर कैसे भरेंगे? सभी ऑर्बिटलों में क्या आना चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो आपके पास डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इन 5 ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद पेयरिंग करोगे अगर इलेक्ट्रॉन है तो। यहां क्या है, आपने पेयरिंग पहले ही कर दी। ये क्या है हुंड के हिसाब से गलत, ये वाला क्या है सही है। समझ लो? तो इसका मतलब ये हुआ कि हुंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैक्सिमम होना चाहिए, ये कहना चाहता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैक्सिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, यही तो कह रहा है। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अभी तो स्पिन ज्यादा रहेगा। मान लो पहले ही पेयर कर दिया तो आप जानते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है एक एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को स्पिन को क्या कर देते हैं? कैंसिल, 0 हो जाएगा स्पिन अगर पेयर अप हो जा रहा है तो। समझ रहे हो? इस केस में स्पिन ज्यादा है या इस केस में स्पिन ज्यादा है? तो यहां पर पेयर बन चुका है इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने आप के स्पिन को क्या कर चुके होंगे? कैंसिल। ये 0 स्पिन, ये भी 0 स्पिन। कभी भी ऑर्बिटल में स्पिन मैक्सिमम तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां पर पेयर है, ये दोनों क्या होंगे? 0 स्पिन। इसकी वजह से क्या आ रहा होगा? ऑर्बिटल में स्पिन आ रहा होगा। तो यहां पर स्पिन क्या? 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहां पर क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ फिर 1 इलेक्ट्रॉन का स्पिन ज्यादा होगा या 5 इलेक्ट्रॉन का? 5 का ना। तो यही बोलता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए हुंड के रूल के हिसाब से? मैक्सिमम। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस ऑर्बिटल में स्पिन क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज कहना चाह रहे हैं। कहीं पर हुंड के ब्रैकेट में लिख लेना, इसको हम मैक्सिमम स्पिन रूल भी बोलते हैं। मैक्सिमम स्पिन रूल, इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस हिसाब से क्या रहना चाहिए? हुंड के हिसाब से मैक्सिमम रहना चाहिए। और स्पिन मैक्सिमम तब हो सकता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, पेयर में ना हो। ठीक है, ये तो था हुंड का रूल्स। इसको इरेज करते हैं, फिर अगले रूल से मिलते हैं। मिटा दो इसको। तो हुंड रूल मतलब मैक्सिमम स्पिन वाला रूल। मैक्सिमम देखो ना, एटम क्या होता है? रिएक्टिव्स होते हैं। हर कोई एटम्स क्या होता है? रिएक्टिव्स होता है। अगर पेयर में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? देखो एटम क्या होते हैं आप जानते हैं? रिएक्टिव होते हैं।
अब एटम को रिएक्टिव होने के लिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में? 2, मतलब एक डिब्बे में 2 ही तो रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इस केस में तो जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अब इस केस में तो क्या होगा, वो ऑर्बिटल इनर्ट बना रहेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं एटम क्या होता है, रिएक्टिव। रिएक्टिव कब हो सकता है? जब ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो पी के अंदर मान लो ये है, मैक्सिमम कितने आते हैं पी के अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आपने 6 भर दिए। और दूसरा केस मान लो दूसरा है, पी के अंदर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5, मुझे एक चीज बताओ, कौन सा ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो चुका है? P6 के केस में क्या हो चुके हैं? भर चुका है ना। अब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता है तो इस केस में एटम क्या होगा? इनर्ट बना रहेगा। आप जानते हैं एटम क्या होता है? रिएक्टिव होता है। तो अगर मैक्सिमम स्पिन रहेगा, यहां पर क्या है, स्पिन क्या है, ज्यादा है ना इसके कंपेयर में, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस स्पिन ज्यादा है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एटम क्या होगा? रिएक्टिव। अगर यहां पर ऐसा केस होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर ये होगा तो नहीं आएगा। इस केस में एटम क्या हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम स्पिन से ये होता है, सिंपली एटम रिएक्टिव बना रहता है। अगर स्पिन कम होगा तो एटम क्या होगा? मैक्सिमम स्पिन के कंपेयर में कम रिएक्टिव होगा। ये है मतलब इसका रीजन, समझ रहे हो? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा रिएक्टिव एटम होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो जाएगा? एटम कम रिएक्टिव हो जाएगा। एटम को हाई रिएक्टिव होने के लिए स्पिन क्या होना चाहिए? ज्यादा। एटम को अगर कम रिएक्टिव बनाना है तो स्पिन को क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा, पेयर अप करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? ये है मतलब मैक्सिमम स्पिन का मतलब ये। कुछ और? अब हेडिंग डालो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली PAULI, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है देखते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है, सिंपली क्या बोलता है देखो, ये बोलता है ये प्रिंसिपल कि एटम के अंदर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, बोलता है। पाउली प्रिंसिपल इतना ही बोलता है कि गिवन एटम्स के अंदर, गिवन कोई भी एटम दे दो आप, उसके अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लो आप, उनकी चारों क्वांटम नंबर्स क्या नहीं होती, बोलता है सेम नहीं हो सकती। ठीक है, लिखो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, according to Pauli principle, या according to this principle, 4 quantum numbers of 2 electrons, 4 quantum numbers of 2 electrons in given atom cannot be same. According to this principle, 4 quantum number of 2 electrons in given atom cannot be same. ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ, समझ रहे हो? ये समझ गए क्या बोलता है पाउली प्रिंसिपल, कि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। 3 सेम है तो एक तो डिफरेंट होगी। या तो आप ये बोलो पाउली प्रिंसिपल के अंदर, या इसी को दूसरे स्टेटमेंट के तरीके से मैं समझाता हूं। पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, या इसको दूसरे के हिसाब से लिख सकते हो कि गिवन ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। इसी स्टेटमेंट का दूसरा रूप है, मतलब
कि मान लो कोई ऑर्बिटल है आपके पास, एस ऑर्बिटल है सपोज, दिस इज एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसका दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो पाउली का रूल, कि गिवन ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी ऑर्बिटल दिया हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन ऑर्बिटलों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये गलत है। एस के अंदर कैसा रहना चाहिए, कुछ ऐसे। 2 इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्या होना चाहिए, कहता है पर्टिकुलर गिवन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। समझ लो, ये चीज बोलता है। होता भी ऐसा ही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो एक क्या घूमता है, एंटी क्लॉक। ऐसे नहीं घूमते इलेक्ट्रॉन। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ना ही कुछ ऐसे होगा, ना ही 2 क्लॉकवाइज घूमेंगे, ना ही दोनों एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। एक क्लॉक होगा तो एक एंटी होगा। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी वाला है, ठीक है। तो ये सही है, ना ही ये सही है, ये वाला सही है, ठीक है। एक दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। इसमें क्या है, दोनों का स्पिन सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें भी क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है, है ना। ये गलत है। पाउली के अकॉर्डिंग ये वाला सही है। हर किसी के हिसाब से कौन सही हो आपको आना चाहिए। आप पाओ के हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, पहली चीज। दूसरा, हुंड के हिसाब से भी आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना आ गया, तो सभी ऑर्बिटल में क्या आएगा, हुंड के हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होगी। पाउली के हिसाब से ये वाला सही है। गिवन ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस। ना ही ऐसे घूमेगा, ना ही कुछ ऐसे घूमना चाहिए, ठीक है। पाउली का समझ में आया क्या बोलता है। 2 इलेक्ट्रॉनों की एक ही ऑर्बिटल में स्पिन सेम नहीं हो सकती। क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। चलो, या आप ये बोल सकते हो कि चारों क्वांटम नंबर्स 2 इलेक्ट्रॉनों की सेम नहीं हो सकती एटम्स के अंदर। देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं 4 क्वांटम नंबर सेम क्यों नहीं हो सकती हो, देखते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको आइडिया आएगा। सपोज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर करो, इसके लिए हम समझते हैं क्वांटम, इसके हिसाब से हम पाउली का रूल समझेंगे, ठीक है। इसको आप समझो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए निकालूं, इसके लिए पाउली को मान लो 3s ऑर्बिटल के लिए पाउली का रूल समझना है, तो पाउली ने क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो कहीं के भी हैं, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चलो फिर चेक करते हैं। 3s के लिए बताओ, 3s का मतलब क्या है, ये है ना। 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। चलो इसके लिए समझते हैं फिर चारों क्वांटम नंबर सेम कैसे नहीं है। तो बताओ 3 है ना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, ठीक है। l कितना हो जाएगा, s ऑर्बिटल है तो l कितनी होती है इसके लिए, 0, ठीक है। m कितना होगा, आप जानते हैं m कैसे निकलता है, 2l प्लस 1 से, ठीक है। तो l कितना है, 0, तो 2 इंटू 0 0, बचा क्या, 1। तो m की वैल्यू कितनी होगी, जब l 0 होता है तो m भी क्या होता है, 0। तो मान लो 3 क्वांटम नंबर तो ये आ रही है, मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हो, मान लो इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं मैं, जो 1 नहीं होगी, हाँ m की वैल्यू 1 होगी, लेकिन वो 1 कौन होगा, 0 होगा। जब l 0 तो ये होगा, बात नहीं समझे। फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस 1, इससे क्या निकलता है आपका, m निकलता है। क्या निकलता है, m निकलता है, समझ रहे हो। तो m कैसे निकलेगा आपके पास, 2 इंटू l की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1, m कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आएगा, ये m का मतलब क्या होता है पता है बेटा, m का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपको क्या पता चलता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल है कौन सा, ये ऐसी तो है नहीं ना, समझ लो। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है तो ऑर्बिटल कौन सा वाला लेंगे आप, 0। m की वैल्यू 0 है, s के लिए m 0 ही तो होगा, नहीं समझे, समझ रहे हो।
वो क्या आएगा फिर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगी, एस कितना आएगा, मान लो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज के लिए तो ये आएगा +12, ठीक है। मान लो एंटी क्लॉकवाइज के लिए निकाल रहे हो तो एंटी के लिए क्या होगा, ये 3 तो सेम होंगी, उसके लिए भी एन कितना होगा इस वाले के लिए, इसके लिए कितना आया क्लॉकवाइज के लिए ये वैल्यू आई, स्पिन कितना आया +12, इसके लिए कितना आएगा इसी के लिए, n इक्वल टू कितना 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आता है -12। देखो 3 क्वांटम नंबर सेम है, चौथी वाली डिफरेंट आ रही है, ये सेम समझ रहे हो, लेकिन स्पिन क्या आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है। तो मैं वही तो बोल रहा पाउली ने कि 1 ऑर्बिटल्स के अंदर, या आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनकी चारों कहां सेम है, फिर 3 तो मैच कर रही हैं, चौथी वाली क्या आ रही है, डिफरेंस आ रही है, मतलब स्पिन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। प्लस आप मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, यही बताता हूं, समझ रहे हो। कोई भी 2 ले सकते हो इसमें, अभी तो एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉनों का कंपेरिजन करा आपने, कोई भी ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां का ले लो, एक कहीं और ऑर्बिटल्स का ले लो, कोई ना कोई तो चौथी क्वांटम नंबर्स तो डिफरेंस आ ही रही हो, 3 सेम आएंगे तो चौथी डिफरेंस आएगी, समझ रहे हो। तो पाउली के अंदर ये लिख लो, फिर इसका एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला समझ देना कि ये क्या कहना चाहता है। जो m बता रहे हैं ना, m क्या होता है, m बताता है ऑर्बिटल्स की नंबर, m आ कितना आ रहा है 1, लेकिन 1 कौन सा वाला ऑर्बिटल है, वो s होगा, p होगा, d होगा। 3s के केस में 1 क्या होगा, ऐसी वाला तो होगा वो 1 ऑर्बिटल्स, समझ रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। ये रटना नहीं है, खाली आप बाव पर फोकस करो, आप बाव और हुंड पर फोकस करो, चौथा कम पूछा जाता है वाला, हुंड वाला कर ही लोगे, सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर पेयरिंग करनी है, ठीक है। और आप बाव के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ही गए हो, और पाउली के हिसाब से ऐसे निकाल लेना कि गिवन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, या आप बोल सकते हो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये बोलना चाहता है आपका पाउली रूल, ठीक है। ठीक है, अब कुछ नई चीज करते हैं। नोट डालो अब नेक्स्ट, वो काम के हैं, कभी कभी पूछ लेता है। नोट के अंदर नीचे लिखो, पहला हेडिंग डाल लो आइसोटोप, आइसोटोप डालो हेडिंग, जो चीज करवा रहा हूं एग्जाम में मिलता है। ये 3 रूल कर लेना, हुंड, पाउली और अब्बाउ, इसमें से आपको अब्बाउ पर फोकस करना है। हेडिंग डालो आइसोटोप, लिखो आइसोटोप आर दोज, लिखो आइसोटोप आर दोज एलिमेंट्स, लिखो आइसोटोप आर दोज एलिमेंट which have same atomic number but different atomic mass। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट। आइसोटोप आर दोज एलिमेंट which have same atomic number, different क्या होगा, मास होगा। तो आइसोटोप की अगर मैं बात करूं तो आइसोटोप के कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं आपके पास, ठीक है, पता भी आपके पास। देखो नीचे जो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो लिखा जाता है मास होता है। तो देखो आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट क्या होगा, मास होगा। देखो इसके पास एटॉमिक नंबर क्या है, सेम तीनों के पास, लेकिन मास क्या अलग अलग। एटॉमिक नंबर 1, मास 1, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। और एटॉमिक नंबर 1, मास अगर 2 है तो इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम होता है इसका नाम। और एटॉमिक नंबर 1, मास 3, इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, पहला प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1, ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1, मास 2, ट्राइटियम एटॉमिक नंबर 1, मास कितना, 3। ये तीनों क्या है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, समझ रहे हो। तो आइसोटोप की फिजिकल, देखो एक चीज ध्यान से समझना, जितने भी आइसोटोप होते हैं उन दुनिया के अंदर, उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम।
क्यों होती है वो समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी आइसोटोप की? सेम। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट। आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों होता है? देखो, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इन तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक, तो सेम इलेक्ट्रॉन है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? तीनों की सेम। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास पर। मास अलग अलग तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, मास सेम तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम। तो देखो, आइसोटोप में मास अलग अलग होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी? अलग अलग। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर पे क्या डिपेंड करती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, मास अलग अलग है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट। ये कभी कभी पूछ लेता है कि आइसोटोप में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की सेम ड्यू टू प्रेजेंट इन सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मास अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग अलग। ये आइसोटोप के अंदर जो लिखा है उसके एग्जांपल लिख लो, फिर एक उसके नीचे लिख लेना ये चीज, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप आर सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर डिफरेंट। ये आपको आना चाहिए। और रीजन भी आपको पता ही है कि क्यों फिजिकल डिफरेंट हो रही है आइसोटोप्स की, क्यों केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेम हो रही है। मास पे कौन डिपेंड करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एटॉमिक नंबर पे क्या डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। जो आप पीने वाला पानी पीते हैं ना, H2O, वो इससे बनता है। इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो पीने वाला पानी बनता है H2O। एक होता है हैवी वाटर, D2O बोलते हैं, जिसको सुना होगा आपने नाम, ठीक है। D2O वो हैवी वाटर होता है, वो इससे बनता है, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखोगे ना, अल्फा बीटा गामा निकाल के वो खत्म कर देता है, दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो पानी किससे बनता है? प्रोटियम से। हैवी वाटर मतलब D2O किससे बनता है? ड्यूटेरियम से। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। अब हेडिंग डालो आइसोबार। आइसोबार इसका उल्टा लिख देना आइसोबार में। आइसोबार में क्या होता है? सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार के अंदर लिखो, लिखो आइसोबार के अंदर लिखो, आइसोबार सेम मास होगा, डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास कितना होता है? 40। एक होता है आर्गन, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास 40। मतलब आर्गन और जो कैल्शियम है एक दूसरे के क्या है? आइसोबार हैं। मास क्या होता है आर्गन और कैल्शियम का? 40-40, मतलब सेम। एटॉमिक नंबर क्या होता है दोनों का? अलग अलग। तो ये आइसोटोप तो हो नहीं सकते, क्योंकि आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम। ये क्या होंगे? आइसोबार। मास क्या है दोनों का? सेम। ये क्या है? आइसोबार। अगर ये आइसोबार हैं तो मास सेम है, मतलब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग अलग। समझ लो, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लो। कैल्शियम का आइसोबार कौन? कैल्शियम का आइसोबार कौन है? आर्गन। आर्गन का कौन है? एक दूसरे के आइसोबार से। ठीक है, आइसोबार और आइसोटोप कर लोगे। जो आइसोटोप में लिखा है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोटोप की? डिफरेंट। केमिकल क्या होती है? सेम। आइसोबार में उल्टा लिख देना, क्योंकि मास सेम है तो यहां फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। समझो, ठीक है। अगला हेडिंग डालो आइसोटोन। आइसोटोन आपके पेपर में तो आइसोटोप और आइसोबार ही आपका पूछा जाता है,
कुछ नई चीज भी बता दे रहा हूं एक, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आइसोटोन, आइसोटोन, यहां पर न्यूट्रॉन सेम हुआ करते हैं, यहां पर न्यूट्रॉन सेम होंगे, सेम न्यूट्रॉन मिलेंगे, दो एलिमेंटों के बीच सेम न्यूट्रॉन अगर हैं तो आपके वो आइसोटोन होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मास कितना 4, एक होता है आपके पास ये चीज, ये ट्राइटियम, ये एक दूसरे के आइसोटोन है, मतलब इन दोनों में न्यूट्रॉन सेम होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है मैं बता दे रहा हूं, मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं ना, न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो सिखा देंगे अभी। जब भी मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो मास 4, एटॉमिक नंबर 2, 4 में से 2 कितना माइनस करके कितना आया, इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे 2, और मास में से यहाँ एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो इस केस में भी न्यूट्रॉन कितने आएंगे 2। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन है। व्हाट इज आइसोटोन जानते हैं, दो एलिमेंट जिनके सेम सेम क्या हो, न्यूट्रॉन हो, वो आइसोटोन होते हैं, ठीक है। तो हीलियम और जो ट्राइटियम है, ये ट्राइटियम है ना, हीलियम और जो ट्राइटियम है वो एक दूसरे के आइसोटोन्स होते हैं। एक लास्ट लिखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नाम से पता चल रहा, आइसो का मतलब होता है सेम, जहां पर आइसो लिखा होता है उसका मतलब सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स हो, वही क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। जैसे मैं एक ले रहा हूं, ये कोई भी हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, और दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक लिख रहा हूं मैं आपके पास Na+ और दूसरा लिख रहा हूं Mg पे 2+। देखो आप जानते हैं सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा, वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होने चाहिए, सेम सेम, वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1+ का मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, निकाल दिया, फेंक दिया, तो 11 थे इसके पास इलेक्ट्रॉन, 1+ का मतलब 1 निकल गया, कितने बचे 10। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, 12 इलेक्ट्रॉन से, तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन से तो 2+ है, मतलब 2 निकाल दिए इसमें, कितना 10, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कर लोगे, कैसे पता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कर लोगे ना, ठीक है, करो फिर इसको। और भी बना सकते हो, Al पे 3+, एल्यूमिनियम पे 3+। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, 3+ है मतलब 3 ऐड नहीं करना है उस पे, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फेंक दिए उसने, किसी दूसरे को दे दिए, ठीक है। माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने उसमें, केमिस्ट्री में ऐसे ही चलता है, प्लस है तो आपको माइनस करना पड़ता है, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फिर, वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 11 थे, सोडियम के पास 1+ है मतलब 10 हो गए, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2+ है मतलब 2 निकल गए 10, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3+ है मतलब 10 हो गए इसके पास। ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ना 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 ना, देखो ये चार्ज हम अपने हिसाब से नहीं बनाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम पे 3 ही पॉजिटिव हो सकते, वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में निकालता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं,
आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब भी निकाल देना, 2 पॉजिटिव बनेगा, 1 निकलेगा तो 1 पॉजिटिव। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी आप निकाल देना, 3 पॉजिटिव आएगा। आउटर मोस्ट में 4 होते हैं तो उस टाइम नहीं निकाल सकते आप, उस केस में वो बॉन्डिंग शेयरिंग के थ्रू बनाता है। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देने समय कम एनर्जी की जरूरत होती है। थोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, थोड़ा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, थोड़ा और ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी उसको। 4 निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं जा सकते इजीली, इसीलिए 4 पॉजिटिव नहीं आ सकते, समझ रहे हो? 3 आ सकते हैं। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे ना, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो निकल सकता है आराम से। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं, निकल जाएगा। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं तब भी निकल जाएगा। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो वो निकलता नहीं है, उस टाइम निकालने की बजाय वो शेयरिंग करता है, वो आगे सीखेंगे, ठीक है? जैसे सोडियम में, सोडियम का क्या होता है 11, मतलब 2, 8, क्या होता है 1। आउटर मोस्ट में 1 है, निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं, Na पॉजिटिव बन जाएगा, 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम में क्या होता है लास्ट में आपका 2, 8, 2 निकल जाएगा आराम से, लास्ट का इलेक्ट्रॉन्स आउटर से ही निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम के केस में 13, मतलब 2, 8, 3, ये 3 निकल जाएंगे, तभी 3 पॉजिटिव आ रहा है। अगर आउटर मोस्ट में 4 है ना, उस टाइम 4 पॉजिटिव नहीं आता। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी पड़ता है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते आप, इसलिए 4 पॉजिटिव नहीं आएगा। हाँ, वैसे तो कार्बन के लिए देखो ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है ना, ये बगल वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना होता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस टाइम आयनिक बॉन्ड बनता है, समझ रहे हो? लेकिन जब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस टाइम डोनेट नहीं करता, वो शेयरिंग करता है। तो सिलिकॉन, आपका सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये आयनिक बॉन्ड कम बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ये है कार्बन, आपके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 2, 4। तो कार्बन से अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे बोलेगा ना कोई, नहीं देगा, ये शेयरिंग करेगा। वो कार्बन बोलता है कि तू भी इलेक्ट्रॉन दे, मैं भी इलेक्ट्रॉन दे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, समझ रहे हो? तो यहां पर डोनेट नहीं होगा। ये मान के चलो मेटल ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मेटल गुड डोनर होते हैं। जितने भी मेटल हैं उससे आप आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 1 निकाल दो, 2 निकाल दो, 3 निकाल दो। तो यहां पर 3 ही तो लिए हैं मैंने, सोडियम भी मेटल था, मैग्नीशियम भी मेटल था, एल्यूमिनियम भी मेटल, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तभी पॉजिटिव आया। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देने की बजाय लेना पसंद करते हैं, इसीलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, समझ रहे हो? जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, चार्ज नहीं आता। चलो इसको इरेज कर रहा हूं, समझा रहा हूं। मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नॉन मेटल देने की बजाय शेयरिंग करना पसंद करते हैं, ले सकते हैं। जैसे ये है, मान लो हाइड्रोजन, मान लो आपके पास क्लोरीन है, नॉन मेटल, दूसरा क्लोरीन आ गया, ठीक है? तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कोई 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ये क्यों निकाल रहा है समझ रहे हो? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है आपके नॉन मेटल्स हैं। ये 8 करने के चक्कर में शेयरिंग करेंगे, ये होता है ना, यही इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ना ये इसको देगा। लेकिन मेटल शेयरिंग करने की बजाय वो देना पसंद करते हैं। जैसे Na है, Na के सामने ये आ गया Cl, दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, ठीक है? तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते ही है। और क्लोरीन के लास्ट में कितने होते हैं 7। इसके में कितना होता है 2, 8, 1, उसमें कितना होता है 2, 8, 7। तो हमें अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, अंदर का तो ऑक्टेट है ही ना पूरा, तो हमें लास्ट के इलेक्ट्रॉन ही लेने पड़ते हैं। इसके कितने 7, इसके कितने 1,
इसके 8 करने के चक्कर में ये इसको दे देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, इसके पास 2 होते वो भी दे देता, 3 होते तब भी दे देता, 4 होते तो तब शेयरिंग करता हूं। समझ रहे हो, ये चीज होती है, समझ रहे ना। तो सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, डोनेट नहीं करेगा किसी, मेटल डोनेट किया करते हैं, किसी भी मेटल से जाओ तो वो दे देगा, लेकिन नॉन मेटल के सामने नॉन मेटल आ रहा है तो उस टाइम ना ही देगा ना ही लेगा, शेयरिंग मत करेगा वो, शेयरिंग। क्या बोला, जब भी नॉन मेटल के सामने नॉन मेटल आएगा उस टाइम कोई भी किसी को देगा लेगा नहीं, एक रास्ता अपनाएंगे जिसमें शेयरिंग करेंगे, ताकि दोनों का क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे Cl2 के केस में हुआ था, ना ही इसने इसको 8 पूरे करने के लिए दिए, ना ही इसने इसको दिए, शेयरिंग किए, दोनों के 8 हो गए। लेकिन जब मेटल के सामने नॉन मेटल आएगा इस टाइम मेटल नॉन मेटल को दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो तब इस पे क्या आएगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो एक पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया एक नेगेटिव, तब Na पे एक पॉजिटिव, Cl पे एक नेगेटिव आता है। समझ रहे हो, ये चीज याद है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, सबके लिए होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना, कंपाउंड के लिए भी समझ सकते हैं। अभी तो हमने आयन के लिए समझा ना, कोई भी हो सकता है। जैसे कंपाउंड के लिए देखते हैं, आपके पास एक H2 है सपोज, और एक यहां पर लिखा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों क्या एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कैसे? आइसो है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो आइसो नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है ना। इसके पास कितने हैं? 2, और इसके पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, 10 हो गया। इसके पास कितने? कार्बन के पास 12 होते हैं, सॉरी 6। इसके पास कितने होते हैं? 14, मतलब 8 से 14 हो गए। एक ऑक्सीजन के पास 8, इसके पास कितने? 6 ना, 8 से 14। ये कितना आ रहा है आपका? कोई भी बना लो, मान लो ये बना रहा हूं मैं, ये है आपका। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, समझ रहे हो? क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7, 2 के पास कितने हो गए? 14। ये कितना है? एक के कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, 8 और 6 कितना? 14। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। हर किसी के लिए हो सकता है, लेकिन आइसोटोप सिर्फ एलिमेंट्स के लिए होता है। आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, ये तो एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होता है। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एलिमेंट्स के लिए भी हो सकता है, आयन के लिए भी हो सकता है, कंपाउंड्स के लिए भी हो सकता है। समझ रहे हो? और कुछ? नहीं। फिक्स। चलो ये खत्म ही हो गया तुम्हारा। और जो डाउट्स होंगे पूछ लेना मेरे से। कल कौन सा करना है वो बताना। पाउली, अबाउ और हुंड तीनों कर लेना, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, एक बार बोर मॉडल से भी मिलना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और जो ये आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, उसको देख लेना। मैंने यूट्यूब में डाला है उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, और ये देख लिया था तुमने? हाँ, जल्दी हो जाएगा ना उससे, तभी मैं कह रहा हूं। और जो चीज पूछनी है लेके आना मेरे पास।